हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, नर्स नोट ब्लैंचिंग कूलनेस एंड एडिमा एट द पेरिफेरल इंट्रावेनस साइट। है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स ने क्या कि एक पेशेंट जिसको क्या लगा हुआ है, पेरिफेरल आईवी लाइन लगा हुआ है। पेरिफेरल है ना। जब हम आईवी इंट्रावेनस रूट से बात करें, इंट्रावेनस लाइन के बारे में, इंट्रावेनस रूट है ना। तो इंट्रावेनस रूट जो है, अगर इंट्रावेनस रूट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो इंट्रावेनस रूट जो रहता है ये मोस्ट क्विक एक्शन वाला रहता है ना। क्विक एक्शन रूट रहता है या क्विक एक्टिंग रूट रहता है, क्विक एक्टिंग रूट रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो रूट है, इस रूट की जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% रहता है। बायो अवेलेबिलिटी जो है वो क्या रहती है, 100% रहती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो ड्रग ब्लड के अंदर कितना अमाउंट उसका पहुंच रहा है। तो क्योंकि आईवी रूट जो है, जब हम इंट्रावेनसली जो है ड्रग्स को इंजेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर डाल रहे हैं, और ब्लड वेसल में कौन है, ब्लड है, तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाके मिक्स होती है। तो इसका बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% है। और अगर बायो अवेलेबिलिटी 100% है तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो कितना होता है, 0% रहता है इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब हम ये कहा जा रहा है, साइन सिम्टम बताए जा रहे हैं कि नर्स ने जब क्या किया, पेरिफेरल आईवी साइट को एसेस किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैंचिंग देखने को मिल रही है, कूलनेस देखने को मिल रहा है और एडिमा देखने को मिल रहा है। ये जो है ये कहीं ना कहीं पेरिफेरल लाइन जो है, इस पेरिफेरल आईवी लाइन की कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है। जो हमारा पेरिफेरल आईवी लाइन जो होती है उसके कॉम्प्लिकेशन की बात होती है। और जब भी हम पेरिफेरल आईवी लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो है, जो हमारा कैनुला जो होता है, कैनुला जो है वो हम पेरिफेरल आईवी लाइन के लिए कंसिडर करते हैं। 3 तरीके की लाइन्स रहती है। एक होता है पेरिफेरल आईवी लाइन, तीन तरीके की लाइन्स रहती है हमारे पास। अगर हम आईवी रूट से बात करें, आईवी रूट के बारे में, आईवी रूट के बारे में बात की जाए तो आईवी रूट जो है, इस आईवी रूट में हमारे पास 3 तरीके की लाइन्स रहती है। एक होती है जो पेरिफेरल साइड पे लगाते हैं हम, उसको बोला जाता है पेरिफेरल लाइन, पेरिफेरल लाइन। दूसरी हमारी होती है सेंटर लाइन, जो है हमारी सबक्लेवियन वेन और जुगुलर वेन में प्लेस करते हैं, सेंटर लाइन। और तीसरा जो लाइन रहता है वो हमारा रहता है पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर लाइन, जिसको हम पीआईसीसी बोलते हैं। पीआईसीसी यानी कि पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर लाइन। पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर लाइन। 3 तरीके की लाइन होती है। एक होता है पेरिफेरल लाइन, एक होती है सेंटर लाइन और एक होती है पीआईसीसी लाइन, जिसको पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर लाइन बोलते हैं, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर लाइन बोलते हैं। ये जो हमारी पेरिफेरल लाइन जो है, पेरिफेरल लाइन, यहाँ हम क्या करते हैं, पेरिफ्री के अंदर जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीमिटी के अंदर ऊपर जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होती है, एक्सट्रीमिटी में हम क्या करते हैं, जो है कैनुला जो होता है हमारे पास, कैनुला जिस जो है वो प्लेस करते हैं पेरिफ्री पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे। सेंटर लाइन जो है ये कहाँ प्लेस की जाएगी, सेंटर लाइन जो है ये हम कहाँ प्लेस करेंगे, जुगुलर वेन या सबक्लेवियन वेन के अंदर, जुगुलर वेन या सबक्लेवियन वेन से प्लेस करते हैं, सबक्लेवियन वेन। और जो आपकी पीआईसीसी लाइन है, जिसका मतलब है, नाम से पता चल रहा है, पेरिफेरी इंसर्टेड सेंटर लाइन, यानी कि पेरिफेरल से इंसर्ट करते हुए, यानी कि जो आपकी जो एंटीक्यूबाइटल फोसा है, एंटीक्यूबाइटल फोसा में आपकी ब्रेकियल आर्टरी रहती है ना, ब्रेकियल आर्टरी, उसके साथ ब्रेकियल या बेसिलिक वेन जो है, वहाँ से इंसर्ट करते हुए आप कहाँ चले जाते हो, सबक्लेवियन वेन या जुगुलर वेन के अंदर चले जाते हो। एंटीक्यूबाइटल फोसा से होते हुए ये इंसर्ट की जाती है। अब बात करें इनका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, तो जो आपकी पेरिफेरल लाइन है ये आप जो है यहाँ इसमें आप कितना टाइम तक काम ले सकते हो, ये 2 to 3 डेज़,
2 से 3 दिन तक, या आप बोल सकते हो 72 आवर्स के बाद आपको कैनुला चेंज करना होता है। और चेंज तो आप 72 आवर तक के बाद करना होता है, बट आप 7 दिन तक, अगर आपको किसी पेशेंट को 7 डेज़ के लिए अगर आईवी रूट से मेडिसिन वगैरह देना है तो आप क्या काम मिलोगे, पेरिफेरल लाइन काम मिलोगे। जो आपकी सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन जो है ये 4 वीक तक चलता है, 4 वीक या 1 मंथ तक, 4 वीक या 1 मंथ तक, 4 वीक या 1 मंथ तक। और जो आपकी ये PICC लाइन जो रहती है, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, इसको आप 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो, 6 मंथ तक। ये जो आपकी PICC लाइन जो होती है, इसको आपको इंसर्ट करने के लिए आपको 14 गोज का कैनुला यूज़ करना होता है, 14 गेज का कैनुला काम में लेते हो, और वहाँ से होते हुए फिर आप क्या करते हो, इसको अंदर इंसर्ट करते हैं। 14 गोज का कैनुला काम में लिया जाता है PICC लाइन को इंसर्ट करने के लिए। अब हम पेरिफेरल लाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं डिटेल के अंदर। पेरिफेरल लाइन में कौन कौन से आपके पास जो है, ये जो हमने कैनुला से कलर कोडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है 72 आवर्स में। 72 आवर्स से रिलेटेड और बहुत सी बातें हम पढ़ेंगे अभी, बट पहले हम पढ़ते हैं कैनुला के कलर के बारे में। पेरिफेरल लाइन जो होती है हमारी, पेरिफेरल लाइन जो है, इनके कलर्स रहते हैं और उन कलर के बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ कैनुला या पेरिफेरल लाइन। कलर कोडिंग ऑफ कैनुला, कलर कोडिंग ऑफ कैनुला और कलर कोडिंग ऑफ कैनुला के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या रहेगा, तो जो है कौन कौन से कलर के कैनुलाज रहते हैं, तो 16, सबसे पहले 14 नंबर, देन 16, देन आपका 18 नंबर, 18, 20, 22, 24, है ना, और एक रहता है 26। 14 कलर जो है अभी अभी हमने कहा वाइट कलर का होता है, जो PICC लाइन को इंसर्ट करने के लिए काम में लेते हैं, वाइट कलर रहता है। 16 नंबर जो है वो आपका रहता है ग्रे, 16 गेज का कैनोला जो होता है वो रहता है ग्रे कलर का। 18 गेज जो है वो होता है ग्रीन कलर। 20 गेज का कैनोला जो है वो आपका रहता है पिंक कलर, यूनिवर्सल कैनोला भी बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल साइज कैनोला या यूनिवर्सल कैनोला। 22 गेज का कैनोला जो है वो आपका रहता है ब्लू कलर, जो मोस्टली एल्डर पर्सन या जो है फीमेल्स के अंदर यूज़ करते हैं। मेल अडल्ट के अंदर जो है ये पिंक कलर 20 गेज का काम में लेते हैं। 24 नंबर जो है ये रहता है येलो कलर, जो इन्फेंट में काम में लेते हैं। 26 गेज जो है वो रहता है वायलेट कलर, जो आपके न्यू बॉर्न या नियोनेट्स में काम में लिया जाता है, वायलेट कलर है ना। हाँ, मैसिव ब्लड ट्रांस जो है आपने क्या करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक साथ देना है, तो उस कंडीशन में आप 18 गेज। और अगर आपको बोले मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, तो आप कौन सा कैनोला काम में रहते हो, 16 गेज का कैनोला काम में लिया जाता है। ये हमारी पेरिफेरल लाइन के बारे में कुछ बातें रहती है। कलर कोडिंग के हिसाब से गेज पूछा जा सकता है, या आपको कैनोला का कलर दे दिया जाएगा, कैनोला दिया होगा और आपने बताना होता है ये कितने नंबर का कैनोला रहता है। अब हम चलते हैं बात अब है हमारी जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन अब हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। हमारी PICC जो लाइन है उसके क्या कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। और कॉम्प्लिकेशन जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन तो मेनली जो है वो 2 कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। पेरिफेरल आईवी लाइन जो है, इस पेरिफेरल आईवी लाइन के मेनली 2 कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। जो हमारी पेरिफेरल लाइन है इसके मेनली 2 कॉम्प्लिकेशन है, और वो 2 कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो 2 कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो एक होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एक होता है इन्फिल्ट्रेशन। एक होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एक जो है वो रहता है इन्फिल्ट्रेशन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड
इनफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे होता क्या, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बो का मतलब है कोई थ्रोम्बस, और फ्लेबो वर्ड जो है वो वेन के लिए काम में लिया जाता है। वेन के अंदर कोई भी क्या हुआ, कैनुला की वजह से वेन इरिटेट हुई, इरिटेट होने की वजह से वहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है ना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यहाँ क्या हो जाता है, वेन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। वेन का क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन जब होगा, जब तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, कुछ मात्रा में ब्लड होगा, जो कुछ मात्रा में एक्यूमुलेट होगा। और ब्लड जो है उसका टेम्परेचर क्या होता है, हमारी बॉडी से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, जबकि हमारे ब्लड का टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब क्या होगा, ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में यहाँ जब ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये जो साइट है ये क्या होगी, एडिमेटस होगी। ये साइट जो है ये क्या होगी, एडिमेटस होगी, एडिमेटस होगी। इसके साथ साथ यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा। रेडनेस टेंडर होगी, क्या होगी, टेंडर होगी। टेंडर का मतलब है जब आप प्रेस करोगे तो पेशेंट को पेन नहीं होता है, और प्रेस करने के बाद जब वापस रिलीज करते हो तब पेन होता है, टेंडर होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो साइट है वो वार्म देखने को मिलेगी, और पेशेंट को पेन होगा। ये साइन सिम्टम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एडिमेटस होगा, एडिमेटस, एडिमेटस साइट जो है वो क्या होगी, एडिमेटस होगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, टेंडर होगा, वार्म होगी, और पेन होगा। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपकी जो है जो वेन के चारों तरफ का जो सराउंडिंग जो है टिश्यूज़ के एरिया जो रहता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा। और जब फ्लूइड यहाँ एक्यूमुलेट होगा तो फ्लूइड जो है वो क्या होता है, ठंडा होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कूल होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब क्या होगा, आप साइन सिम्टम देखेंगे तो क्या क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, तो एडिमेटस होगा, एडिमेटस होगा। और क्या होगा, यहाँ भी रेडनेस होगी, क्या होगी, रेडनेस देखने को मिल सकती है। ये भी क्या होगा, टेंडर होगा। और यहाँ भी आपको क्या होगा, पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। इसके साथ साथ ये जो साइट है, ये साइट जो है आप जब पालपेट करके देखेंगे तो ये आपको कूल देखने को मिलेगी। ये साइट जो है ये आपको क्या देखने को मिलेगी, कूल देखने को मिलेगी। बेसिकली इतना ही फ़र्क रहता है साइन सिम्टम के तौर पे अगर बात करें, और यहीं से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको दिया हुआ है कि कूल है, कूल है, टेंडर है, एडिमेटस है, और साइट पे पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप बताएंगे कि क्या हो रखा है, इनफिल्ट्रेशन है। और अगर आपको बोला जा रहा है कि साइट जो है वो वार्म है, एडिमेटस है, रेडनेस है, टेंडर है, और पेन है, तो आपने बताना है वहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये दोनों साइन आपको देख के बेसिकली यहाँ से क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, और हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा क्वेश्चन था कि नर्स ने क्या देखा, ब्लैंचिंग देखा। ब्लैंचिंग का मतलब है कि वहाँ पे आपको जो है ब्लैंचिबिलिटी, यानी कि जब आप प्रेस करते हो तो साइड जो है वो क्या हो जाती है, पैलर हो जाती है, और छोड़ने पे वापस वहाँ क्या आ जाता है, रेडनेस। ये ब्लैंचिबिलिटी कहलाती है। ब्लैंचिंग है, कूलनेस है, क्या है, कूलनेस है, ब्लैंचिंग है यानी कि रेडनेस है, कूलनेस है, एंड साइड जो है वो क्या है, एडिमेटस है। कहाँ पे, जिस साइट पे आपने कैनोला लगा रखा है, जैसे यानी कि ये किसी पेशेंट का एक्सट्रीमिटी है, ये एक्सट्रीमिटी है, और यहाँ पे आपने क्या किया हुआ, इस पेशेंट को कैनोला लगा रखा है, ये आपका कैनोला है, ये आपने कैनोला लगा रखा है। तो ये जो कैनोला यहाँ पे इस ब्लड वेसल के अंदर है, तो ये जो साइट है, ये साइट आपको क्या होगी, जब आप देखेंगे तो यहाँ इस साइट पे जो है ब्लैंचिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस होगी, कूलनेस देखने को मिल रहा है, एडिमेटस देखने को मिल रहा है। इन सब फाइंडिंग के आधार पे नर्स को कौन सा एक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ये बात आपने बतानी है। रिमूव द आईवी लाइन, जो आईवी इंट्रावेनस लाइन जो परफॉर्म कर रखी है उसको रिमूव कर दिया जाए। अप्लाई ये वार्म कंप्रेसर्स, वहाँ पे वार्म कंप्रेसर्स अप्लाई किए जाएँ।
चेक फॉर ए ब्लड रिटर्न, ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वापस से उस चीज़ को चेक करें। एंड मेजर द एरिया ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि कितनी दूर में इन्फिल्ट्रेशन हुआ उस एरिया को मेजर करें। तो क्या करना है, तो इन सारी चीज़ों को करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आईवी लाइन को रिमूव कर देना है ना। इन्फिल्ट्रेशन का एरिया मेजर करने से कुछ नहीं होने वाला, ब्लड रिटर्न चेक करके आपने क्या करना है, कुछ नहीं होने वाला। और वार्म कंप्रेसेस भी वहाँ पे नहीं देने वाले हैं। तो इसलिए आपने क्या कर देना है, वो जो आपकी आईवी साइट है उस आईवी साइट को क्या कर दें, रिमूव कर दें। और रिमूव करके आपने क्या करना है, नई जगह पे अपना कैनुला जो है वो क्या कर देना है, प्लेस कर देना है, ताकि वहाँ से क्या हो जाए, जो है वो जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज हो जाए और आप जो है आगे नई आईवी लाइन शुरू कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन है द नर्स एज रिसीविंग द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे विच क्लाइंट शुड द नर्स एसेस फर्स्ट, यानी कि नर्स को क्या हुआ है, कुछ क्लाइंट्स मिले हैं और उन क्लाइंट में आपने बताना है कौन सा क्लाइंट नर्स जो है वो सबसे पहले एसेस करेगी। 4 क्लाइंट के बारे में बात करते हैं, उनमें से सबसे पहले कौन सा क्लाइंट एसेस करना है। क्लाइंट हु नीड टू रिसीव सबक्यूटेनियस इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट, एक क्लाइंट जो क्या ले रहा है, सबक्यूटेनियसली जो है इंसुलिन ले रहा है ब्रेकफास्ट से पहले, उसको सबसे पहले एसेस किया जाए। क्लाइंट हु हैज़ ऑन नेजोगैस्ट्रिक अटैच टू इंटरमिटेंट सक्शन, एक क्लाइंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ में जुड़ा हुआ है और वो ट्यूब जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इंटरमिटेंट सक्शन के साथ कनेक्टेड है, उसको पहले देखा जाए। क्लाइंट इज़ 2 days पोस्ट ऑपरेटिव एंड इज़ कंप्लेन ऑफ इंसिजनल पेन, यानी कि एक पेशेंट को 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेटिव साइट पे उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, उस इंसिजन पे पेन हो रहा है, उसको सबसे पहले असेस किया जाए। या क्लाइंट हु हैज़ ए ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 50 mg/dl, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला गया है, ब्लड विजन हो रहा है पेशेंट को, कौन से पेशेंट को सबसे पहले असेस करे, तो कौन से पेशेंट को सबसे पहले आपने असेस करना है, जो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, किस में चला गया है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है। क्योंकि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, जब ग्लूकोज नहीं है, और ग्लूकोज हमारी क्या है, बेसिक यूनिट है जो हमारी बॉडी को क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है, और जब हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो जो है ये क्या होगा, पेशेंट धीरे धीरे किस में चला जाएगा, आगे क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस के बाद कोमा में जाएगा, और अगर कोमा में चला गया यानी कि इसके ब्रेन के क्या हो जाएंगे, टिश्यू यानी कि न्यूरॉन्स वगैरह जो है वो क्या होंगे, डैमेज होंगे। तो इस कंडीशन में इसको क्या हो सकती है, आगे प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ हो सकती है इस पर्सन की। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पेशेंट को जो है मैनेज करना है, जो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। उसके बाद जो पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है उसका पेन जो है एसेस करें, और एसेस करके इसको पेन रिलीव कराएं। उसके बाद आप दोनों इन पेशेंट को क्या कर सकते हो, एसेस कर सकते हो। जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पे है 3 नंबर पे, इसको एसेस करें, क्योंकि अगर जो है इसको आपने एसिडोसिस और एल्किलोसिस के लिए एसेस करना है ना। इसके अंदर क्या होगा, एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, और कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, तो ये जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वाला पेशेंट इंटरमिटेंट सक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, ये किस में जाएगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की कंडीशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में चला जाएगा। एल्किलोसिस में जाने का कारण, क्योंकि जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ये कहाँ गई हुई है, इसकी नोज से होते हुए कहाँ गई हुई है, स्टमक में गई हुई है। और स्टमक में कौन पड़ा है, एसिड पड़ा है। स्टमक में कौन पड़ा है, एसिड पड़ा है। और इस ट्यूब को हमने किसके साथ जोड़ रखा है, सक्शन के साथ, और वो कैसा है, इंटरमिटेंट है, यानी रुक रुक के वहाँ से सक्शन होता जा रहा है। और ये जब क्या होगा, हम स्टमक से सक्शन करते रहेंगे तो वहाँ से जो है एसिड जो है एसिड निकलता रहेगा, और लगातार एसिड की कमी होने की वजह से पेशेंट किस में चला जाएगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में चला जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो पेशेंट इंसुलिन ले रहा है ना, ब्रेकफास्ट से पहले सबक्यूटेनियसली उसको रिसीव करें। तो ये सारी की सारी बातें आपने देखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन। द नर्स इज चूजिंग एज अप्रोप्रिएट टॉयज फॉर ए टोडलर, एक टोडलर का मतलब है 1 से 3 साल का बच्चा, है ना। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें यहाँ एज ग्रुप के हिसाब से, तो जो है सबसे पहले होता है कौन, जैसे मदर के वूम में होता है फीटस, है ना, मदर के वूम में होता है फीटस। अब फीटस कब बोलोगे आप, तो सबसे पहले 0 से 14 दिन तक तो होगा, 0 से 14 दिन, या आप बोल सकते हो 2 वीक तक तो होगा जाइगोट, 2 वीक तक होगा जाइगोट, जिसको आप बोलते हो यूनिसेलुलर एम्ब्रियो, जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो। दूसरा जाइगोट के बाद में 2 वीक से, यानी कि 3 वीक से लेके 8 वीक तक,
क्या बोलोगे आप, एम्ब्रियो, जिस एम्ब्रियो, और 9 वीक से लेके टिल बर्थ, 9 वीक टू टिल बर्थ क्या कहलाएगा, फीटस। 9 वीक टू टिल बर्थ क्या कहलाएगा, फीटस। 3 कैटेगरी थी ये हुई। उसके बाद बेबी क्या होगा, बॉर्न होगा, और बॉर्न होने के बाद जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जैसे बच्चे का क्या हो गया, बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद 0 से 7 दिन, एक कैटेगरी तो होगी 0 से 7 दिन, और एक होगा 8 दिन से लेके 28 दिन या एक मंथ। 0 से 7 दिन है, इसको आप बोलोगे नियोनेट, नियोनेट। और ये जो है ये आपका किस में चला जाएगा, नियोनेट या न्यू बॉर्न बोलोगे इनको, अर्ली और लेट पीरियड है ना, नियोनेट या न्यू बॉर्न। अब 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक, 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा है इसको आप बोलोगे इन्फेंट। और 1 साल से लेके फिर 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक आप इसको क्या बोलोगे, टोडलर, टोडलर। उसके बाद बच्चा 4 साल से लेके या आप 3 साल से लेके 5 साल तक प्री स्कूलर, प्री स्कूलर। देन 5 to 7 year that is schooler, schooler. Then 7 to 12 year that is called pre-adolescent, pre-adolescent. And 13 to 18, 13 to 18 that is adolescent, या आप बोल सकते हो टीन एज, टीन एज। देन 18 year to 18 to 16, 18 to 16 year, 18 to 16 year that is called adult, adult. And more than 60, more than 60, मोर देन 60, और मोर देन 60 आप बोलोगे एल्डरली, मोर देन 60 ईयर आप किस में काउंट करोगे, एल्डरली। ये क्या रहते हैं, क्राइटेरियाज रहते हैं किसके, एज के हिसाब से, है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि नर्स इज चूजिंग एज अप्रोप्रिएट टॉय फॉर ए टॉडलर, विच टॉय इज बेस्ट फॉर दिस एज, यानी कि टॉडलर के लिए कौन सा टॉय जो है वो बेस्ट रहेगा, पजल, टॉय सोल्डर, सोल्जर्स, लार्ज स्टैकिंग ब्लॉक्स, या एक कार्ड गेम विद लार्ज पिक्चर। तो कौन सा बढ़िया रहेगा, तो लार्ज स्टैकिंग, लार्ज स्टैकिंग ब्लॉक्स, है ना, जो ब्लॉक्स बनाते हैं बच्चा, है ना, एक के ऊपर एक रख के ब्लॉक्स जो बनाए जाते हैं वो ब्लॉक्स, है ना, ये सारे के सारे गेम के नाम रहते हैं। तो जो है लार्ज स्टैकिंग ब्लॉक जो रहता है ये अप्रोप्रिएट गेम रहेगा टोडलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्स प्रिपेयर टू केयर फॉर ए क्लाइंट विद कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हु हैज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज बाई मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाइफिलोकोकस आयूरियस, MRSA। ये जो है ये MRSA एक तरीके से आपकी जो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट जो रहता है ये MRSA रेजिस्टेंट जो है जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ये क्या हो जाता है मैथिस या जो आपके जो है बैक्टीरिया जो है ये क्या हो जाता है, जो सॉरी स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है ये क्या हो जाता है, जो मैथिसिलिन ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन को आप बोलते हो मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस आयूरियस, यानी कि ये मैथिसिलिन से भी मर नहीं पाता, जो कि काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक रहती है ना। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस आयूरियस, MRSA। द क्लाइंट हैज़ एन एब्डोमिनल वुंड, और क्लाइंट को क्या हो गया, एब्डोमिनल वुंड बना हुआ है जिसको इरिगेशन की ज़रूरत है, और क्लाइंट जो है ट्रैकियोस्टोमी पे है, और उस ट्रैकियोस्टोमी को अटैच किया हुआ है किसके साथ में, अटैच किया हुआ है किसके साथ में, आप जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के साथ में अटैच किया हुआ है। विच रिक्वायर फ्रीक्वेंट सक्सनिंग, कौन सी बात जो है वो बता रही है कि इसको फ्रीक्वेंट अभी सक्सनिंग का ज़रूरत है। द नर्स शुड assemble which necessary protective item before entering the client's room,
यानी कि कौन सी प्रोटेक्टिव चीज़ें जो है, कौन सा प्रिकॉशन वाली चीज़ें जो है वो नर्स सबसे पहले वियर करेगी, फिर क्लाइंट के रूम में एंटर करेगी। ग्लव्स एंड गाउन, ग्लव्स एंड फेस शील्ड, ग्लव्स गाउन एंड फेस शील्ड एंड ग्लव्स गाउन एंड शू प्रोटेक्टर। तो कौन सी चीज़ें वियर करेंगी, तो ग्लव्स गाउन एंड फेस शील्ड, ये चीज़ें पेशेंट के पास जाने से पहले वियर कर लेना है प्रिकॉशन के तौर पे। नेक्स्ट एक पेशेंट है और पेशेंट जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ में है, हैज़ सेलेक्टेड गाइडेड इमेजरी टू हेल्प कोप विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। यानी कि उसको आप बता रहे हो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साथ में कैसे आपने जो है कोप जो है यानी कि कोपिंग किस तरीके से एडजस्ट करना है। विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेस रिड्यूसिंग मेजर्स। कौन सी बात जो है वो इंडिकेट करती है कि क्लाइंट समझ चुका है कि उसको कैसे अपना स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज़ करना है, कौन से मेजर्स काम में लेने हैं। दिस विल हेल्प ओनली इफ़ आई प्ले म्यूजिक एट द सेम टाइम। यानी कि ये तभी इफ़ेक्टिव रहेगा जब मैं डेली सेम टाइम म्यूजिक सुनूँ। दिस विल वर्क फॉर मी ओनली इफ़ आई एम अलोन इन ए क्वाइट एरिया। यानी कि ये मेरे लिए सिर्फ जब मैं काम करूँ या करूँ तब तक तो ठीक है, उसके बाद जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे शांत एरिया में रहना चाहिए। आई नीड टू डू दिस ओनली वैन, ये मुझे करने की आवश्यकता है। आई लाई डाउन इन केस आई फॉल अस्लीप, यानी जब भी मुझे नींद आती है तब मुझे हर हाल में लेट जाना चाहिए। एंड फोर्थ वन कहता है द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ दैट आई कैन यूज़ इट एनी वेयर एनी टाइम। यानी कि ये मेरे बारे में सबसे अच्छी चीज़ रहेगी कि मैं कोपिंग मैकेनिज़्म जो है ये कभी भी कहीं जगह यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बात वेरी गुड है कि जो कोपिंग मैकेनिज़्म है ना, उस जो हमारा एडजस्ट होने का तरीका जो रहता है, तो हम स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए हम कहीं भी जो है एडजस्ट होके जो है हो सकते हैं। ये किसी भी टाइम, किसी भी समय, किसी भी जगह पे हम हमारे कोपिंग मैकेनिज़्म को क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ये बात सही है ना। नेक्स्ट एक क्लाइंट है विद पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ के साथ में एक क्लाइंट है और क्लाइंट को क्या हो गया, ए काइनेसिया वाइल एम्बुलेटिंग। पार्किंसन डिजीज़ जो है, क्या होता है पार्किंसन डिजीज़, ये हम बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। व्हाट इज़ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़, ये पार्किंसन जो डिजीज़ है ये किसकी वजह से है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होने वाली डिजीज़ है ना। किसकी बीमारी है, न्यूरोट्रांसमीटर की बीमारी है। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, तो डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो जाता है, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। कब देखने को मिलती है, तो ये मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, ये आपको ओल्ड एज वाले पर्सन में देखने को मिलती है, या जिस पर्सन के अंदर क्या हो गया है, कारण ओल्ड एज, या किसी पेशेंट में क्या हो गया है, न्यूरोट्रांसमीटर चैनल का डिस्ट्रक्शन हो गया है, या डोपामीन प्रोडक्शन कम हो गया है, डोपामीन का रिलीज या प्रोडक्शन डिक्रीज हो चुका है। उन पेशेंट में आपको क्या होगा, पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिलती है। तो साइन सिम्टम क्या क्या है पार्किंसन डिजीज़ के, साइन सिम्टम, तो साइन सिम्टम की बात करें तो आपकी जो पार्किंसन डिजीज़ है इसके साइन सिम्टम रहते हैं। और साइन सिम्टम में क्या होगा, पेशेंट में टी, बी और आर, तीन जो है ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। टी बी आर का मतलब, टी का मतलब क्या होगा, तो टी का मतलब होता है ट्रेमर्स। टी का मतलब होता है ट्रेमर, और ट्रेमर कौन से, तो ट्रेमर्स जो है वो पिल रोलिंग ट्रेमर्स आ गए।
पिल रोलिंग ट्रेमर, या आप कह सकते हो रेस्टिंग ट्रेमर्स आएंगे। जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा, बैठा होगा, तब उसके हाथ जो है वो हिलते रहेंगे। ट्रेमर का मतलब होता है पर्पजलेस मूवमेंट्स, जिसका कोई पर्पज़ नहीं है, अचानक अपने आप ही मूवमेंट होते रहते हैं। पिल रोलिंग ट्रेमर रेस्टिंग टाइप के ट्रेमर्स रहते हैं। बी का मतलब है क्या? बी इज ब्रेडिकाइनेसिया। बी इज ए ब्रेडिकाइनेसिया। पहले पेशेंट में क्या होगा? ब्रेडिकाइनेसिया होगा। और ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, स्लो पोस्चर मूवमेंट, या स्लो मूवमेंट बोल सकते हो आप, स्लो बॉडी मूवमेंट या स्लो पोस्चर मूवमेंट। यानी पोस्चर जो है वो स्लो डिक्रीज हो जाएगा, पर्सन का जल्दी से पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। तो पहले ब्रेडिकाइनेसिया होता है, और ब्रेडिकाइनेसिया फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए काइनेसिया में। यानी उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट जो है वो बिल्कुल अकड़ जाएगा, पोजीशन चेंज ही नहीं हो पाएगी। आर का मतलब है रिजिडिटी। ये जो आर वर्ड है इसका मतलब है रिजिडिटी। और रिजिडिटी कैसी होगी? तो रिजिडिटी होगी कोग व्हील रिजिडिटी। कोग व्हील रिजिडिटी, कोग व्हील रिजिडिटी होगा, है ना। जो कोग का मतलब होता है जो हमारे टायर, कोग व्हील का मतलब होता है टायर, और कोग का मतलब बियरिंग। जो हमारे टायर के अंदर जो बेयरिंग होता है ना, वो ऐसे ऐसे पेशेंट जो है वो रुक रुक के ऐसे चलता रहेगा, है ना। कोग व्हील रिजिडिटी जो है हो जाएगी इसमें। तो ये सिम्टम रहते हैं, इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम रहते हैं TBR के नाम से, है ना। तो ट्रीटमेंट कैसे करें इसको? इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो ट्रीटमेंट में इसमें मिथाइल डोपा कार्बिडोपा नाम से ड्रग दी जाती है। कार्बिडोपा मिथाइल डोपा जो है इसका क्या रहता है? ट्रीटमेंट ऑफ लाइन रहता है, कार्बिडोपा मिथाइल डोपा। अब हम बात कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन था कि पार्किंसन डिजीज़ के साथ में पेशेंट है, एकाइनेसिया हो गया है, जब वो चलता है तो पोस्चर ही चेंज नहीं हो पाता जल्दी से उसका। इस कंडीशन में उसको क्या हो गया है? रिस्क फॉर फॉल, गिरने के चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। विच सजेशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट टू एलिविएट दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम से निपटारा पाने के लिए क्लाइंट को कौन सा सजेशन नर्स के द्वारा दिया जाएगा? यूज ए व्हील चेयर टू मूव अराउंड, जब आप अपने आसपास टहलते घूमते हैं तो आप व्हील चेयर को काम में लें। स्टैंड इरेक्ट एंड यूज ए केन टू एबल एड, यानी कि आप सीधा खड़ा होने की कोशिश करें, सीधा खड़ा होएं, और उसके बाद चलने के लिए कैन, जो चलने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो हेल्प के लिए स्टिक टाइप जो है बने आते हैं कैन, वो आप यूज़ करें। कीप द फीट क्लोज टुगेदर वाइल एम्बुलेटिंग एंड यूज ए वॉकर, आप जब चलते हो तो अपने दोनों पैर बिल्कुल पास पास रखें, और चलने के लिए आप वॉकर का यूज़ करें। एंड कॉन्शियसली थिंक अबाउट वॉकिंग ओवर इमेजनरी लाइन, थिंक इमेजनरी लाइन ऑन द फ्लोर, यानी कि आप क्या करें, जब आप चल रहे होते हैं तो आप कॉन्शियसली सोचते रहें और फ्लोर के ऊपर एक इमेजनरी लाइन बना लें और उस लाइन पे चलते रहें। तो क्या करना अपने रिस्क से बचाने के लिए? तो उसको बोलना है कि आप एक इमेजनरी लाइन बना के फ्लोर पे उसके ऊपर चलते रहें, और आप क्या करें, कॉन्शियसली सोचते रहें कि हाँ मैं ठीक से चल पा रहा हूँ, है ना। कॉन्शियस होना चाहिए उसको प्रॉपर, ऐसे नहीं हो कि उसका ध्यान कहीं और हो, इधर उधर ध्यान होगा तो वो गिर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक पेशेंट है एम आर आई की जा रही है पेशेंट की। किसके साथ में? हम पेशेंट सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर के साथ में है। द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच एक्शन टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर दिस टेस्ट, यानी कि नर्स जो है, नर्स को इस टेस्ट के लिए क्लाइंट को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा एक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि जो है परफॉर्म करना होगा। कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी? शेव द ग्रोइन फॉर इंसर्शन ऑफ ए फीमोरल कैथेटर, कि फीमोरल कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए ग्रोइन वाले एरिया को क्या करेगी? सेव करेगी। रिमूव ऑल मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट ने जितने भी मेटल कंटेनिंग जो है ज्वेलरी जो पहन रखी है, कोई डेंचर लगा हुआ है ना, कान में, या ऐसे कुछ जो है बालियाँ वगैरह, झुमके वगैरह, या कोई भी जो है दांतों में डेंचर्स लगे हैं उसके, या उसने कोई लोहे की चीज़ ले रखी है ना, ऐसी चीज़ें अगर उसके पास में कुछ भी है
तो वो उसकी क्या करा देनी है, हेयर पिन्स होती हैं है ना, जो मेटल्स वगैरह की, वो सारी चीज़ें उसने क्या करा देनी है, क्लाइंट का रिमूव करा देना होता है। कीप द क्लाइंट एनपीओ, क्लाइंट को एनपीओ रखना है 6 घंटे पहले, टेस्ट के 6 घंटे पहले एनपीओ रखिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन इनहेलेशन टेक्निक फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेडियो आइसोटोप, यानी कि क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि तुम्हें इनहेलेशन टेक्निक्स आनी चाहिए ताकि तुम्हें रेडियो आइसोटोप दिए जा सकें। तो ये सारी की सारी बातें जो है, इनमें से एक ही बात करेक्ट है, और वो करेक्ट है कि क्लाइंट को आपने क्या करना है, मेटल कंटेनिंग ऑब्जेक्ट निकलवा देने हैं। बाकी जो है यहाँ फीमोरल कैथेटर का यहाँ कोई काम नहीं है, एनपीओ का भी यहाँ कोई बड़ा रोल नहीं रहता है, और जो है यहाँ रेडियो आइसोटोप्स जो है वो कोई इनहेलेशन नहीं करवाए जाते हैं। बट हाँ, पेशेंट का आपने क्या करा देना है, जो मेटल्स कंटेन कर रहे पेशेंट जो भी है, हेयर क्लिप्स लगा रखी है, दांतों में डेंचर्स लगे हुए हैं, कानों में है, या कोई भी मेटल कंटेनिंग चीज़ जो उसने वेयर कर रखी है, वो सारी आपने रिमूव करवा देनी है। ऐसा करवाने का कारण है कि वहाँ पे क्या है, एमआरआई, मैग्नेटिक वर्ड जो है आ रहा है सबसे पहले, और मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक। और अगर कोई भी मेटल कंटेनिंग सब्सटेंस पेशेंट के पास हुआ तो ये क्या होगा, जो चुंबक जो है, मैग्नेटिक रेज वहाँ से निकलेगी, और ये क्या करेगी, उस चीज़ को अपने पास खींच लेगी, है ना। और अपने पास खींच लेगी तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, मशीन के अंदर इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आपने ये सारी की सारी चीज़ें रिमूव करा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स मॉनिटर ए क्लाइंट रिसीविंग डिजॉक्सिन फॉर विच अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को, क्लाइंट डिजॉक्सिन ले रहा है, कौन सा अर्ली मैनिफेस्टेशन है जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को बताता है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना। फेशियल पेन, फेस के अंदर पेन होगा। फोटोफोबिया, लाइट से डर लगना। एंड येलो कलर परसेप्शन, येलो सब कुछ पीला पीला दिखेगा, तो क्या होगा, तो एनोरेक्सिया। पेशेंट, अगर आप किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन थेरेपी दे रहे हो, और अगर उस पेशेंट ने क्या कह दिया है, उस पेशेंट ने बोल दिया है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, उस कंडीशन में आपने समझ जाना है कि इस पेशेंट को क्या हो गया है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया है। फेशियल पेन, फोटोफोबिया, येलो कलर परसेप्शन, ये इसके जो है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अर्ली सिम्टम्स नहीं है। फेशियल पेन यहाँ होता नहीं है, फोटोफोबिया भी नहीं होता है। हाँ, हेलोस वगैरह जो है आपको थोड़ा बहुत लास्ट में जाके देखने को मिल सकते हैं, बट अर्ली साइन में ये भी येलो कलर परसेप्शन नहीं होता है। तो इसलिए एनोरेक्सिया दैट इज़ ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक क्लाइंट है जिसका क्या हो गया, जिसको रीनल इनसफिशियंसी है, जिसका मैग्नीशियम लेवल जो है वो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। मैग्नीशियम 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ऑन द बेसिस ऑफ द लेबोरेटरी रिजल्ट द नर्स इंटरप्रेट विच साइन एज सिग्निफिकेंट। यहाँ जो है आपने ये बताना है कि ये जो लेबोरेटरी वैल्यू है, इसके आधार पे पेशेंट जो है, इसका जो है क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का लेवल दिया हुआ है हमें 3.5 मिली इक्विवेलेंट